तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, so far we have covered most of the chapter of the financial management, but only two chapter has been left, and two chapter that is left is working capital management and security analysis. So in this particular lecture I am going to cover working capital management. And friend, remember one thing: in this working capital management we have not only covered the arrangement of working capital, but in this particular lecture we also have to cover management of inventory, management of receivable, management of cash and management of payable. So then, after covering one by one management of inventory, receivable, cash and payable, we will move on to the working capital management. Okay friend, so this all component, inventory, receivable, cash and payable, all this component is the part of working capital management, and this all component, when it all accumulated in one place, it is termed as the working capital management. But if we segregate it separately, then it will be termed as inventory, debtor, receivable and cash management and payable. So one by one we will discuss here. Okay, so friend, in working capital management, the first topic I am going to discuss with you all: management of inventory. Management of inventory. Okay friend, we will going to discuss management of inventory. Okay, so be with me. But before moving towards the lecture, I'll request you all, please like, share and subscribe my channel. This is your channel friend. Support me so that I can get motivation, and I am always upload this kind of video for the benefit of you all. Okay friends, so support me, because I am seeing, even by making my so much effort towards uploading the classes, but my subscriber is not increasing. It simply means that you are not taking interest in subscribing my channel friend. So please subscribe my channel and support me. Okay friend, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए दोस्त, तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में दोस्तों में मेनली क्या देखना होगा, आप बताइए क्या देखना होगा। अब यहां तो हम लोग ये फिनेंशियल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं ना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री का क्या मतलब होगा। अब देखो, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करोगे तो इस इन्वेंट्री का एक ही मतलब होगा। क्या मतलब होगा, कॉस्ट का मिनिमाइजेशन एंड रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन। क्या मतलब होगा, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्म्स अगर हम लोग इसको समझे तो कॉस्ट का मिनिमाइजेशन एंड रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन। तो हाउ कैन यू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट, देखो इन्वेंट्री में जो कॉस्ट एसोसिएटेड रहता है वो जनरली क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, परचेसिंग कॉस्ट होता है इसका, उसके बाद दोस्तों इसका कैरिंग कॉस्ट होता है। तो समझ में आ रहा है, तो ये कुछ मेजर कॉस्ट होते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होगा ना यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, इन कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। अब अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ, तो दोस्तों रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होगा कि ये जो इन्वेंट्री है ये एक लंबे टाइम तक हमारे गोडाउन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसको टाइमली इसको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब ये क्लियर होगा, जब ये सेल होगा, तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेल का, इसका क्लियरेंस पीरियड पे भी हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो यही हमें मेन दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम ओवरऑल इसको मैनेज करें जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज हो और रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, नोट नंबर 1 आपका आता है
मेजर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपके वर्किंग कैपिटल का मेजर क्या क्या एलिमेंट होगा? तो देखो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, मेजर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपके वर्किंग कैपिटल का दोस्तों क्या है, एक सबसे मुख्य हिस्सा है, मेजर एलिमेंट है आपके वर्किंग कैपिटल का। हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, इसके कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, समझ में आया? तो वर्किंग कैपिटल में जैसे कि इन्वेंट्री भी होता है, डेटर भी होता है, कैश भी होता है, पेबल भी होता है, तो उनमें से इन्वेंट्री भी एक मेजर एलिमेंट होता है वर्किंग कैपिटल का। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल, तो देखो दोस्तों, अब इन्वेंट्री की अगर बात करोगे तो इन्वेंट्री किस किस फॉर्म में होता है? तो योर इन्वेंट्री इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, योर रॉ मटेरियल इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। So this raw material, once you get the raw material from your supplier, raw material from the supplier, this will lying in the store department. Okay, so there will be raw material, and after you issue your raw material to the production department for the manufacturing purpose, then some of the product will be completed and some part of the product is pending. तो pending part is known as the work in process and completed part is termed as the finished goods. तो जो आपका पार्ट पेंडिंग रह गया वो आपका वर्क इन प्रोसेस, और जो कंप्लीट हो गया वो आपका फिनिश गुड्स। तो आपका रॉ मटेरियल मेनली इन्हीं तीन भागों में घूमता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए अब अगला टर्म आप लोगों का आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दोस्तों बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, तो मेनली आप बताओ, पहले तो देखो डिस्प्ले के ऊपर देखो ही मत देखो डिस्प्ले के ऊपर, पहले मुझे एक बार बताओ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेंट्री में, आप ही बताओ। देखो सबसे पहली बात, अगर फिनिश गुड्स को आपको मार्केट में क्लियर करना होगा तो आप ही बताओ, क्लियर करना होगा तो उसका प्रॉपर तरीके से उसका सेलिंग प्राइस भी होगा मेन। उसके बाद क्या होगा कि इन्वेंट्री को हमें एक लेवल तक डिटरमाइन करना होगा, ऑप्टिमम लेवल। कहने का मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत सारा इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाए, वो क्लियर ही ना हो, तो वो भी क्या होगा, आपके लिए बेकार का कैरिंग कॉस्ट बढ़ाएगा और उसमें वेस्टेज भी होगा। तो साइज ऑफ इन्वेंट्री आप डिसाइड करोगे। उसके बाद मेनली क्या होगा, आपको एक इकोनॉमिक लेवल आपको डिटरमाइन करना होगा इन्वेंट्री के अंदर। वो इकोनॉमिक लेवल क्या होगा, जहां पे आपका ओवरऑल इन्वेंट्री का कॉस्ट मिनिमम होगा। उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी डिटरमाइन करना, और बताओ क्या होगा, जब इन्वेंट्री को आप क्लियर करोगे तो उसका मूवमेंट डिटरमाइन करना। ये सब क्या होता है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका फिक्सेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल को फिक्स करना। डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी को डिटरमाइन करना। एंड एंश्योरिंग कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और क्या इंश्योर करना दोस्तों, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। तो ये कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड रहती हैं इन्वेंट्री के साथ। चलिए नोट नंबर 2, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ये जो इन्वेंट्री ना दोस्तों, तो इस इन्वेंट्री में क्या होगा, अब इन्वेंट्री अगर हायर रखोगे तो इसका क्या मतलब होगा। देखो अगर हायर तो मतलब देखो ये कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट आप लोग मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पे आप लोग डिस्प्ले पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है ना आपका मेन कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, ये हम बात करेंगे हायर बेनिफिट। एक मिनट, हायर इन्वेंट्री,
ठीक है, हायर इन्वेंट्री लेवल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये अगर हायर इन्वेंट्री लेवल आप लोग रखोगे तो जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड रहेगा और कुछ बेनिफिट्स भी होंगी। तो आप बताओ क्या क्या कॉस्ट होगा। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर इन्वेंट्री की अगर आप बात करोगे तो क्या मेन होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है सोच के देखो, अगर एक बार में बल्क ऑर्डर अगर आप करते हो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, एक बार में अगर बल्क ऑर्डर करते हो तो आपको बार बार ऑर्डर करने से बच जाओगे। तो यहां पे क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका मिनिमाइज होगा। साथ ही साथ जो बल्क ऑर्डर आप कर रहे हो तो इसकी वजह से आपको जो परचेस प्राइस होगा उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट भी आपको रिसीव होगा। तो एक प्राइजिंग जो कॉस्ट प्राइस जो परचेस प्राइस होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। कैरिंग कॉस्ट, जब ज्यादा इन्वेंट्री आएगा दोस्तों तो सोच के देखो, और वहीं पे देखो सोच के देखो, अगर इन्वेंट्री आप कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करोगे दोस्तों तो मेन यहां पे क्या फर्क पड़ने वाला है आपके कैरिंग कॉस्ट में, सोच के देखो। अगर हायर इन्वेंट्री का स्टॉक होगा आपके पास तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गोडाउन में जगह बेकार का खींचेगा वो, तो इससे वेस्टेज होगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा गोडाउन का, तो ये कैरिंग कॉस्ट यहां पे इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ अगर ऑर्डर आप कम करते हो तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा। स्टॉक आउट कॉस्ट, तो जहां पे देखो स्टॉक आउट कॉस्ट कब अराइज होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट जनरली जहां पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी बल्क में जब हम इन्वेंट्री लेके आते हैं तो वहां पे स्टॉक आउट कॉस्ट कभी भी नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट को दोस्तों हमें मिनिमाइज करने के लिए हमें एक ऑप्टिमम लेवल तो डिसाइड करना ही पड़ता है, और उसी में से एक आपका जिट पॉलिसी होता है, जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लायर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री को पहुंचा देगा, ठीक है, जिससे कि बेकार का इन्वेंट्री ब्लॉकेज ना हो। लेकिन इसका मेन जानते हो मेन इशू क्या आता है, अगर अचानक से डिमांड अगर रेज हो जाता है आउटसाइड मार्केट से तो यहां पे आपको शॉर्टेज हो जाता है इन्वेंट्री का और आपको स्टॉक आउट कॉस्ट बियर करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक्ड, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री अगर आप ब्लॉक करके रखोगे गोडाउन में दोस्तों तो आपको पता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आप लूज करोगे, आपका फंड उतना ब्लॉक हो गया है ना। और बेनिफिट की अगर बात करोगे तो फर्म इज फ्लेक्सिबिलिटी टू फुलफिल इट्स ऑर्डर, तो फर्म के पास मेनली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो फर्म यहां पे अपने ऑर्डर को फुलफिल कर पाती है। फिर देखिए नोट नंबर 3, हाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी लोवर्ड। क्या क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट को आप लोग कैसे लोवर्ड कर सकते हो, इन्वेंट्री कॉस्ट को लोवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहां पे दो बातें बताई गई हैं आपके मटेरियल में, देखिए ध्यान से। एंट्रिंग इनटू जस्ट इन टाइम पॉलिसी, तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट इन टाइम पॉलिसी में एंटर कर जाओगे तो आपको उतना ही रॉ मटेरियल रिसीव होगा जितना कि मार्केट में डिमांड होगा, जितना कि आउटसाइड एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड होगा उसी के हिसाब से आपको यहां पे रॉ मटेरियल रिसीव होगा। तो ये है जस्ट इन टाइम पॉलिसी, और इसके चलते क्या होगा, स्टॉक आपका फिलअप नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा गोडाउन में, और आपका जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ब्लॉक्ड द फंड में वो भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। एंड देन दी एबीसी एनालिसिस, तो हम एबीसी एनालिसिस में क्या देखेंगे दोस्तों, यहां पे मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है ना। मैनेजमेंट एक लेवल डिटरमाइन करती है कि अब हमें यह देखना होता है कि जो हमारे डिमांड का फुलफिलमेंट में मैक्सिमम कौन सी इन्वेंट्री वर्क कर रही है, तो उसको डिटरमाइन हम करते हैं एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे। फिर देखिए नोट नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री लेवल। तो इन्वेंट्री लेवल को आप लोग कैसे मैनेज करते हो, देखो कॉस्टिंग में तो आपने अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, आरओक्यू लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये आपने पढ़ा था ना कॉस्टिंग के अंदर, बिल्कुल पढ़ा होगा, 101% पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये लेवल कॉस्टिंग तक ही सीमित रहने दो,
वो तो कॉस्टिंग में पढ़ोगे, लेकिन यहां एफएम में आप लोगों को क्या मेन देखना होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको क्या देखना होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यही वो क्वांटिटी का मेन ऑर्डर है दोस्तों, जहां पे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, मिनिमाइज होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगा। तो देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइंस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या करता है, डिटरमाइन करता है द ऑप्टिमम साइज ऑफ इन्वेंट्री वेयर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। जहां पे आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाता है दोस्तों, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ही आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम लेवल पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की, फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर आपका आता है ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, 2AO अपॉन में C, 2AO अपॉन में C का अंडर रूट, वेयर A स्टैंड फॉर टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर दी आइटम। जहां पे A को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आइटम का हो जाएगा, और O आपका क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं, ये डिस्प्ले पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप लोग पॉज करके अपनी कॉपी में आराम से उतार लें। इसको आप लोग डिस्प्ले को पॉज करके आप लोग इसको उतार लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये रेगुलर क्लास है, ये कोई रिविजनरी क्लास नहीं है। रिविजनरी क्लास में तो चलो मैं नोट्स फिर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन यहां पे दोस्तों मैं अभी शेयर नहीं करूंगा। जब रिवीजन हम करेंगे तो वहां पे शेयरिंग कर दी जाएगी। तो इसको आप लोग डिस्प्ले को पॉज करके इसको आप लोग उतार लेना। ठीक है, देखिए सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, सी क्या है आपका, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब अब कैरिंग कॉस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट का रेट होता है। तो इसको हम लोग जनरली कैसे डिटरमाइन करते हैं, देख लो यार, इसको साइड में कैसे लाइन खींच के यार। देखो यहां पे मैं दोस्तों डिस्प्ले पे लिखता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो कैरिंग कॉस्ट आपको निकालना है ना, कैरिंग कॉस्ट, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू क्या करोगे आप लोग करोगे परचेस कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका दिया होगा, वो आप लोग यहां पे यूज करोगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा डिस्प्ले से देख करके। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब देखते हैं एजम्पशन। तो ईओक्यू का कुछ दोस्तों एजम्पशन भी तो होगा ना, क्योंकि ईओक्यू जो होता है वो तो एजम्पशन पे ही काम करता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, टोटल यूजेस रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम नॉन विद सर्टेनिटी थ्रू आउट द पीरियड। तो इसका एजम्पशन क्या है, सबसे पहला एजम्पशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी आपको पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो सर्टेनिटी के साथ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट ही, अगर देखो ये अगर रिक्वायरमेंट ही आपको अगर क्लियरली पता नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा, वर्क ही नहीं करेगा ना। तो पहला एजम्पशन क्या है कि जो भी आपका ये एनुअल रिक्वायरमेंट है, ये सर्टेनिटी के साथ हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग सप्लाई। तो देखो जब आप ऑर्डर यहां पे प्लेस करोगे तो ये आपके पास आ भी तो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं चाहिए कि ऑर्डर हमने किया आज और रिसीव हो रहा है 10 दिन बाद, तो यहां पे टाइम गैपिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग सप्लाई, एंड कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज फिक्स्ड। तो यहां पे जो कॉस्ट पर ऑर्डर होगा और कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा, ये दोस्तों क्या होगा, फिक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड टू कॉस्ट इंक्लूड
यहां पे दो कोस्ट इंक्लूड होते हैं। कितने कोस्ट इंक्लूड होते हैं? दो। क्या? ऑर्डरिंग कोस्ट एंड कैरिंग कोस्ट। क्या होता है दोस्तों? ऑर्डरिंग कोस्ट एंड कैरिंग कोस्ट। तो दो टाइप के कोस्ट आपके एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सप्लीमेंट करता हूं आप लोगों को। इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। तो देखिए, ए पब्लिशिंग हाउस परचेस 72,000 reams of a special type paper per annum at a cost of ₹90 per ream। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। ये बोलता है कि पब्लिशिंग हाउस क्या करता है? 72,000 रीम परचेस करता है, 90 रुपए पर रीम के हिसाब से, ₹90 पर रीम। और कितना खरीदता है? 72,000 रीम। तो आपको नहीं लगता कि यही आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है? ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर, अगर मैं एक बार ऑर्डर करता हूं तो 500 रुपए का खर्चा पड़ता है पर ऑर्डर। और इन्वेंट्री कोस्ट जो है दोस्तों वह 5% पर ईयर ऑफ द इन्वेंट्री कोस्ट। तो इन्वेंट्री कोस्ट का कितना है? 5%। तो देखिए, नॉर्मल लीड टाइम इज 20 days एंड सेफ्टी स्टॉक इज नील। सेफ्टी स्टॉक इज नील। तो नॉर्मल लीड टाइम जो बताया गया ना, वो कितना बताया गया है? 20 days का, 20 days का। और सेफ्टी स्टॉक कितना है? नील है। तो एज्यूम 300 वर्किंग डेज इन ए ईयर। आपको क्या एज्यूम करना है? 300 वर्किंग डेज इन ए ईयर। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? आपको कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। और दूसरा देखिए, इफ ए 1% क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय सप्लायर फॉर परचेसेस इन लोट ऑफ 18,000 रीम और मोर, शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रोपोजल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो बात देख रहे हो ना आप एग्जाम्पल, ये आप लोगों की स्टडी मटेरियल का ही है, ध्यान रखिएगा। तो अगर 1% का क्वांटिटी डिस्काउंट अगर ऑफर करता है सप्लायर, लेकिन क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि 18,000 या इससे ज्यादा रीम अगर हम परचेस करते हैं तो 1% का हमें क्या मिलता है? क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है। तो शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रोपोजल। तो क्या पब्लिशिंग हाउस को प्रोपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? तो सबसे पहला क्या है? EOQ। तो देखिए आप लोग, EOQ 2AOC, ये आ गया 2। आपका डिमांड कितना था? 72,000, ये 500। अब मैंने क्या बताया था? कैरिंग कोस्ट, परचेस कोस्ट इनटू में इंटरेस्ट। तो देखिए, ये 90 का परचेस कोस्ट है आपका, और ये 5% जो ये इन्वेंट कैरिंग कोस्ट दे रखा है आपका, ये आ गया। तो ये आपको कितना आ गया? 1,60,00,000। और जब हमने इसको जब इसको स्क्वायर रूट किया तो ये आया 4,000 रीम। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर 4,000 रीम हम अगर ऑर्डर करते हैं तो इससे क्या होगा? अपना इन्वेंट्री कोस्ट मिनिमम होगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर कोस्ट क्या बोलता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलता है? एट दिस लेवल इन्वेंट्री कोस्ट विल बी मिनिमम। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? ये वो लेवल पूछता है जहां से हमें, जैसे कहने का मतलब देखो, रीऑर्डर लेवल दोस्तों क्या होता है? रीऑर्डर लेवल ये बोलता है कि इन्वेंट्री का कौन सा लेवल होगा जहां पे पहुंचते ही हमें दोबारा से इन्वेंट्री का ऑर्डर करना होगा, जिससे कि हमें स्टॉक आउट कॉस्ट बियर ना करना पड़े, जिससे कि हमें स्टॉक आउट बियर कॉस्ट ना करना पड़े। तो नॉर्मल लीड टाइम क्या होता है? नॉर्मल लीड टाइम इनटू में नॉर्मल यूजेस। क्या बोलता है दोस्तों? नॉर्मल लीड टाइम इनटू में नॉर्मल यूजेस। तो देखिए, नॉर्मल यूजेस आप कैसे निकाल सकते हो? जो आपका एनुअल यूजेस है उसको डिवाइड करोगे नॉर्मल वर्किंग डेज इन ए ईयर से। तो एनुअल यूजेस को अगर आप नॉर्मल वर्किंग डेज इन ए ईयर से दोस्तों अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका रीऑर्डर लेवल आसानी से निकल के सामने आ जाएगा, आसानी से निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए, देन कम्स योर नॉर्मल लेवल। तो नॉर्मल लीड टाइम कितना है? 20 डेज। तो ये नॉर्मल लीड टाइम क्या है? ये वो टाइम पीरियड है कि मतलब इस टाइम के बाद, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो 20 डेज ये आपने निकाला।
72 इंटू में 300, तो ये 20 इंटू में 240, यानी कि 4800 रीम्स। तो रीऑर्डर लेवल दोस्तों क्या होगा, 4800 रीम में रीऑर्डर करना होगा स्टॉक आउट से बचने के लिए। और अब क्वेश्चन जो पूछता तीसरा कि अगर 1% क्वांटिटी डिस्काउंट 18,000 लोट या इससे ज्यादा खरीदते हैं तो क्या पब्लिशिंग हाउस को सप्लायर का ऑर्डर क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, वो देखना। तो देखो, इवेल्युएशन ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर, ठीक है दोस्तों, इवेल्युएशन ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर। तो देखो यहां पे आपका आता है ईओक्यू और ये आता है सप्लायर ऑफर, ठीक है, ईओक्यू एंड सप्लायर ऑफर। तो देखो साइज ऑफ ऑर्डर जो होगा ईओक्यू पे कितना होगा 4000 ट्रिम, और सप्लायर ने क्या बोला था कि मिनिमम 18,000 तो आपको करना ही है, मैक्सिमम जितने कर लो, तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर की दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिंपल तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ऑर्डर, जो भी आपका एनुअल यूसेज है उसको साइज ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दो, जो भी आपका एनुअल यूसेज है उसको साइज ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दो। तो देखो एनुअल यूजेज 72 और साइज ऑफ ऑर्डर कितना है 4000, तो यहां पे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे हमें, 18 बार ऑर्डर हमें करना पड़ेगा अपने एनुअल रिक्वायरमेंट 72,000 को पूरा करने के लिए। तो आपको एक चीज तो क्लियर पता लग गया होगा, जब 18 बार आप करोगे दोस्तों तो पता है अब यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 100% इंक्रीज होने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सप्लायर ऑफर की अगर बात करोगे तो केवल हमें 4 बार ही ऑर्डर करना है, 4 बार ऑर्डर करके हमारा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगा, तो यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, है ना। अभी आगे देखना, आप वेरीफाई करना, ऐसा ही होगा। फिर देखिए अब हम निकाल रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, आपको याद है ना, ईओक्यू अपॉन में 2, आरओक्यू अपॉन में 2, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, तो क्या निकलता है एवरेज इन्वेंट्री। और या फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 भी करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो। तो देखिए ऑर्डर साइज अपॉन में 2, तो यहां पे ईओक्यू में आप 4000 करोगे डिवाइड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 2000 रीम, और यहां पे क्या होगा 18,000 डिवाइड बाय 2 9,000 रीम। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे यह पता लगता है कि ईओक्यू वाले लेवल पे इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, जबकि सप्लायर वाले पे ज्यादा होगा। क्योंकि देखो ना यहां पे रॉ मटेरियल आप ज्यादा बल्क में मंगा रहे हो ना। तो देखिए अब सी नंबर पर हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट इसका। तो देखिए कॉस्ट निकालने में क्या फर्क पड़ा, सबसे पहले आपका आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये इनटू में 500, तो ए क्या है आपका, ए क्या है, देखो ये देख रहे हो नंबर ऑफ ऑर्डर, ए इंटू में 500, तो ये आ गया आपका 9,000 और ये आ गया 2,000। फिर आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो एवरेज इन्वेंट्री यहां पे 2000 आया था, और ये कैसे निकालोगे 90 इंटू में 5%। 90 क्यों, क्योंकि देखो ईओक्यू पे कोई आपको डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, ईओक्यू लेवल पे दोस्तों आपको तो कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है ना। तो यहां पे 90 इंटू में 5, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 4.5, और ये आपका कितना निकल के आया 9,000। जबकि सप्लायर के ऑर्डर की अगर बात करोगे तो 9,000 देखो आपका ये एवरेज इन्वेंट्री, और ये कितना हो गया, ये आ गया 89.1। अब आप बोलोगे 89.1 कैसे आया, अरे 90 का 1% करो, 90 का 1% कितना होगा डिस्काउंट 0.90। 0.90 को जब आप बाहर करोगे तो आपका परचेस कॉस्ट तो 89.1 का ही पड़ेगा ना। तो 89.1 इंटू में 5%, तो ये आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट। क्या आ गया दोस्तों, कैरिंग कॉस्ट आ गया। और अब आप लोग निकाल लोगे यहां से सिंपली परचेस कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट कैसे निकालोगे, जल्दी बता दो मुझे, बता दो। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में परचेस कॉस्ट, तो ये 6480 और यहां पे 72,000 इंटू 89.10, तो 6415 200। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये आया। अब आप बता दो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, बता दो, अरे बता दो कौन सा बेटर है मेरे दोस्तों, सप्लायर का ऑफर। तो इसका मतलब डिसीजन क्या होगा, एक्सेप्ट दी ऑर्डर। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, देखो ध्यान से,
यहां पे देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा, यहां पे कम, यहां देखो यहां पे कम, यहां पे बहुत ज्यादा। जबकि पता है मेन डिफरेंस क्या क्रिएट किया? मेन डिफरेंस दोस्तों परचेस कॉस्ट ने डिटरमाइन कर दिया ना। यहां पे 90 रुपीज का पड़ता है तो यह आता है 64,80,000 का, और यहां पे केवल 89.10 का, तो ये तो 64,15,200 का ही पड़ा। तो यहां पे मेजर फैक्टर आ गया। तो इस चक्कर में जो टोटल कॉस्ट है आपका सप्लायर के ऑफर में कम पड़ रहा है, तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे ऑर्डर को, और ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे, और आपके लिए इस केस में इकोनॉमिक ऑर्डर, देखो जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना यूक्यू का, वो तो एक क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला है, मतलब जनरल सब में लगेगा कि वो तो एक क्राइटेरिया बता दिया। लेकिन अगर उससे भी बेटर बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो आपका दोस्तों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? 18,000। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आया समझ में? चलिए अब देखो नोट 5, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस, तो इसको भी मैं आप लोगों को, देखो आपके बुक में तो बिना एग्जांपल के दिया था, लेकिन यहां पे मैंने एक एग्जांपल सप्लीमेंट किया है, तो इसको आप लोग देख लो। देखने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक ये क्या होगा? क्लियर होगा। और फिर अब आपको पता है ना, मैंने एक्टिविटी रेशियो आप लोगों को आज जो मैंने रिवीजन क्लास कराया था और रेगुलर क्लास में जो मैंने कराया होगा, मैंने आपको क्या बताया था? देखो रेशियो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो जो रेशियो जहां पे सप्लीमेंट होगा उस रेशियो को मैं वहीं पे करा दूंगा। तो देखो इन्वेंट्री से रिलेटेड रेशियो मैंने यहीं पे लेके आ गया हूं। चलिए, तो एबीसी एनालिसिस, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है डिवीजन ऑफ ऑल रॉ मटेरियल इनटू 3 कैटेगरी फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है कि जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना आपका, उसको 3 कैटेगरी में बांट दो, यानी कि ए बी सी। ए बी सी, तो 3 कैटेगरी में क्यों बांटोगे? ताकि आप मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पाओ, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पाओ। और मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है वो तय होती है एनुअल कंजम्पशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एनुअल कंजम्पशन के बेसिस पे। तो अगर जहां पे एनुअल कंजम्पशन ज्यादा हो उसको टॉप मैनेजमेंट को दे दो, थोड़ा कम हो तो मिडल को दे दो, और कम हो तो लोअर लेवल को दे दो। तो ये हमें दोस्तों डिटरमाइन करनी होती है। जैसे कि देखो कैटेगरी की बात करोगे ए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एनुअल कंजम्पशन वैल्यू कितना? 70%, तो इसको टॉप मैनेजमेंट वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। बी यानी कि मिडल लेवल मैनेजमेंट, तो ये कितना आ गया? 20%, तो इसको मिडल लेवल वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। सी लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि 10%, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है बस समझाने के लिए आप लोगों को। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो देखो ध्यान से, अटेंशन शुड बी गिवन टू आइटम विच अकाउंट फॉर लार्जर कंजम्पशन रेदर देन क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों जो हमें अटेंशन जो देना है ना एबीसी एनालिसिस में, वो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन में नहीं देना है। जैसे कि हमने देखा कि क्वांटिटी कंजम्पशन 72,000 है, 72,000, तो हमें 72,000 पे फोकस नहीं करना है एबीसी एनालिसिस में, बल्कि हमें यह फोकस करना है कि लार्जर कंजम्पशन कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, देखो ए फर्म हैज, एग्जाम्पल देख लो, ए फर्म हैज डिफरेंट लेवल। देखो ये लाइन आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, यही लाइन तो होता है जो एमसीक्यू का पार्ट बन जाता है। देखो अटेंशन शुड बी गिवन टू आइटम विच अकाउंट फॉर लार्जर कंजम्पशन रेदर देन दी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन के बजाय। तो देखो ए फर्म हैज डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्वेंट्री, तो सजेस्ट अ ब्रेक डाउन ऑफ आइटम इनटू ए बी एंड सी। देखिए ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आइटम नंबर, देखो ये अलग अलग आइटम हमारे कंपनी में बनता है, जिसमें यूनिट की जरूरत कितनी है? ये 400, यहां पे 600, यहां पे 1000, यहां पे 1200, यहां पे 2800 और यहां पे 4000। ठीक है दोस्तों, और कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50, 40, 40, 10, 2 एंड 1.10। ठीक है ना? देखो अब सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो आइटम 1 2 3 4 5 और यहां पे आ गया आपका 6। तो देखिए
टोटल कंजम्पशन इन वैल्यू आप कैसे निकालोगे? वैल्यू में, ठीक है ना। टोटल कंजम्पशन को हमें ध्यान देना है। तो देखिए आइटम नंबर 1 में 400 यूनिट लगता है 50 के हिसाब से, यह आ गया 20,000। यहां पे 600 इंटू में 40 24,000। यहां पे 1000 इंटू में 14 14,000। 1200 इंटू में 10 12,000। 2800 इंटू में 2 5600। 4000 इंटू 1.10 ये कितना आ गया? 4400। तो देखिए टोटल कंजम्पशन कितना है? 80,000। तो ये तो आपका टोटल कंजम्पशन है, लेकिन एबीसी एनालिसिस इसकी बात नहीं करता, बल्कि यहां बात करता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन कहां हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो देखो अब परसेंटेज अगर आप निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकाला मैंने? देखो यहां पे यह आया कितना? 20,000। तो 20,000 को डिवाइड करोगे 80 से, 80 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 25%। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने ये सबका परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है ना? कैसे? 14,000 डिवाइड बाय 80, 12,000 डिवाइड बाय 80, 56 डिवाइड बाय 80 और 44 डिवाइड बाय 80। तो ये 5.5%। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो रैंकिंग करोगे तो इसको 30 पॉइंट वालों को 1 रैंक गया, 25 वालों को 2 गया, 17.5 वालों को 3 गया, 4 गया, 15 वाले को 5 गया, 7 पॉइंट वाले को, और C गया 6 वाले को। तो अब देखो, अब यहां पे टॉप रैंकिंग की अगर आप बात करोगे तो टॉप रैंकिंग क्या होगा? 1 2 3, है ना? 1 2 3 ही तो आपका टॉप रैंकिंग होगा दोस्तों। तो 1 2 3 टॉप रैंकिंग, तो इसको हमने रैंक दे दिया ए। तो क्लासिफिकेशन देखो क्या है? 72.50। तो रैंकिंग क्लासिफिकेशन अगर मैं रैंक 1 2 3 के बेसिस पे बात करूं तो इसको हम ए दे देंगे। तो इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे ए सेगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टॉप लेवल का मैनेजमेंट। अब देखो जो 4 और 5 रैंक है इसको हमने क्लासिफाई किया बी में। तो देखो ये कितना परसेंटेज आया? 22%। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सी की अगर बात करोगे दोस्तों तो जो लास्ट बचता है ना वो सी क्लासिफिकेशन 5.5%। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आया समझ में? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल, इसका मिडिल लेवल और इसका लोअर लेवल। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका ABC एनालिसिस। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछिएगा। चलिए, नोट नंबर 6, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताएगा? बताइए। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो मूविंग आइटम। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आपको क्या पता लगेगा? इससे ये पता लगेगा कि स्लो मूविंग आइटम कौन सा है, कौन सा आइटम है जो बिकने में ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर अगर बात करोगे, देखो ये मैं रॉ मटेरियल की बात बता रहा हूं। ठीक है, रॉ मटेरियल कैसे निकालोगे? तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और मजे की बात तो दोस्तों ये है कि अगर फिनिश गुड्स निकालोगे तो फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे। तो ये रेशियो आप लोग यहीं पे कवर कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप लोग ये मत बोलना कि रेशियो मैंने कंप्लीट नहीं कराया। दोस्तों मैं एक एंगल भी आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जहां जहां जो सुटेबल है ना मैं वहीं पे लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि एक ही जगह इकट्ठा ना होकर के हमें ना चीजों का पता होना चाहिए। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि किसका रेलेवेंस कहां पर है। तो मैं ना यहां पे लिंकिंग के साथ आप लोगों को एफएम को पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोग आसानी से इसको रिवाइज भी कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। अब बस क्या करना होगा आपको? इसके साथ एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस करने होंगे, और कुछ एमसीक्यू तो मैं करा करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर ही दूंगा, और बाकी लोगों को मैंने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं इसके अंदर में बता देता हूं, मैंने सुचिता प्रकाशन को फॉलो करवाया है आप लोगों को, और आप लोग भी इसी को फॉलो करो। मत भागो किसी राइटर के पास, चुपचाप सुचिता प्रकाशन कर लो। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भी नोट्स आप लोग देख रहे हो, ये सारा नोट्स मैंने आपके स्टडी मटेरियल के बेसिस पे ही बनाया है।
तो स्टडी मटेरियल का एक भी एंगल मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल ही निकाल देना कि कुछ भी पोर्शन आपका छूटा हुआ है। ये सारा नोट्स मैंने आपके स्टडी मटेरियल से ही तैयार किया है, आपके स्टडी मटेरियल से मैंने बाहर नहीं रखा है। लेकिन दोस्तों अब देखो, अब नोट्स तो हमने इसलिए तैयार किया ना कि जैसे अपने हाथ में लिख के रखोगे तो जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में बहुत से ऐसी फालतू चीजें भी दी गई होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के ही ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं, और यही आप लोगों को मैं क्लास में भी कराता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्प्ले के थ्रू आप लोगों को करा रहा हूं। इससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव होगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, ब्लैक बोर्ड पे फिर बेकार में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो होप्स हो कि यहां भी आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, मेन आपका नोट्स है, ये नोट्स एकदम कंप्रीहेंसिव नोट्स है दोस्तों, कहीं भी आपको इधर उधर भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक एक चीज मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। आप लोग आंख बंद करके इसके ऊपर रिलाई करें, कुछ भी मिस आपका नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू में एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो ए, तो ऐसे एग्जांपल हमने मान लिया रॉ मटेरियल कंजम्पशन एवरेज इन्वेंट्री, ये 10 टाइम्स, ये 7.5 टाइम्स। ठीक है ना, ये हो गया रॉ मटेरियल का। तो बताओ ज्यादा बेटर कौन है? बी, ये जल्दी जाता है। तो देखो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बताएगा? ये बताएगा कि स्टोर से निकल के प्रोडक्शन में कितना जल्दी जाता है। तो बी यहां पे बेटर है ना। और होल्डिंग पीरियड की अगर आप लोग बात करोगे, होल्डिंग पीरियड की अगर बात करोगे तो 365 अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ए 365 अपॉन में 10, तो 36.5 डेज, और बी आ गया आपका 49 डेज। तो देखो क्या कहता है, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर लोअर द होल्डिंग पीरियड। देख लो ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर अगर ज्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर अगर ज्यादा है तो आपका क्या होता है, होल्डिंग पीरियड आपका कम आ रहा है। और होल्डिंग पीरियड अगर आपका कम होगा तो बेटर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो आपका दोस्तों जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। चलिए अब अगर इन्वेंट्री टर्नओवर में बात करूं आपका फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का अगर बात करूं तो ये आप डिटरमाइन करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये भी मैंने एज्यूम्ड फिगर लिया है 7036 अपन में 940, ये आपका आ गया 7.49। और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की अगर बात करोगे तो 365 7.49 48.73 डेज। तो बता दो आप लोग ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का क्या मतलब आप लोग समझते हो? इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका इन्वेंट्री मार्केट में बिकने में ऑन एन एवरेज 49 डेज लेता है। मतलब आपका जो भी फिनिश गुड्स आपका तैयार होता है वो 49 डेज में मार्केट में सेल होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों मेरे तरफ से आप लोगों के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और होप सो आप लोगों को ये अच्छे से दोस्तों समझ में आया हो। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया हो। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑडियो नोट्स के थ्रू और उसका पिक लेकर के मैं सेंड कर दूंगा। और जो मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, मेरे आईसीएसआई के बच्चे जो हैं, उनको मैं व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप जो एग्जीक्यूटिव लेवल का जो बना हुआ है उस ग्रुप में हम लोग इसको शेयर कर देंगे। और बाकी जो फरीदाबाद ब्रांच से जो बाहर के बच्चे जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कॉमन चैनल मैंने बना रखा है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग सिंपल लिखना CA चंदन सिंह, और इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वहां से आप लोग इसको देख के कवर कर लेना। ठीक है, चलिए फिर इसको हम लोग अब एंड करते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, मुझे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है दोस्तों। लेकिन अब आप लोग सोच के देखो, अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट जाऊंगा और फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा आगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि आप लोग
जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो दोस्तों इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और यही मोटिवेशन मेरे को अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ाता है। कोई दोस्तों मेरा यहाँ पे मॉनेटरी कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, ये आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। यहाँ पे मेरा कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों, एक मेंटल लेवल के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये जो मेंटल लेवल का जो सेटिस्फेक्शन है, ये आप लोगों का लाइक, कमेंट और जो आप लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, ये मुझे बहुत ही खुशी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ आप लोग इसको शेयर करो और इस चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को एंड करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सेहतमंद रखे और मैं आपका साथी ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम तक ऐसे ही आप लोगों का साथ देता रहूंगा। और आप लोगों को एफएम के अंदर मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, अपने तरफ से मैं 70 प्लस का टारगेट आपको देता हूं। लेकिन दोस्तों अब देखो 70 प्लस तो मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, लेकिन आप भी अपने तरफ से पूरा मेहनत लगाओगे ना, तो यहां पे आपका 100 आउट ऑफ 100 भी, यहां तक कि आप 90 प्लस मार्क्स भी आप लोग इसमें इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। तो बस मेरे साथ दोस्तों बने रहो, मैं कहीं से भी आप लोगों को गिरने नहीं दूंगा, आप लोगों को हार नहीं मानने दूंगा। हर एक सफर में मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर आपको कुछ भी दोस्तों डीमोटिवेशन अगर आप लोगों को होता है, तो आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों को आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो आप लोग मुझे कॉल करोगे वो आप लोग पहले एक मैसेज करके मुझे कंफर्म कर देना, पहले एक मैसेज करके मुझे कंफर्म कर देना कि कब आप लोग मुझे कॉल करने वाले हो। कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए एग्जामिनेशन रिलेटेड, वो गाइडेंस में दोस्तों आप लोगों को दे दूंगा, चाहे वो फोन के थ्रू हो या फिर वैसे मोटिवेशन कुछ हो। तो मोटिवेशन हम दोस्तों, तो देखो मैं मोटिवेशन को तो दोस्तों मैं कुछ मानता ही नहीं, ये बेकार की बातें होती है मोटिवेशन। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपके दिल में एक चाहत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ना दोस्तों, आपके दिल में एक चाहत होनी चाहिए कि आपका जो आपका मकसद है ना, मेन वो मकसद क्या है। तो जब तक आपको आपका लाइफ का मकसद पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप इफेक्टिव तरीके से दोस्तों काम कर ही नहीं पाओगे। तो पहले तो अपने मकसद को डिटरमाइन करो, पहले तो रियलिटी में ये पता लगाओ कि आप सीएस आप कर क्यों रहे हो, कि आप एनरोल क्यों हुए हो। क्योंकि जब तक आपको अपना गोल पता नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे। तो पहले तो दोस्तों आप लोगों को अपने गोल को तय करना होगा, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों का हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। कभी भी किसी भी मोमेंट पे अगर आप लोगों को टेंशन होती है, अगर आप लोग डिमोटिवेट होते हो, आप लोग पढ़ नहीं पाते हो या टेंशन आ गई हो एग्जाम रिलेटेड या किसी बात से, तो मैं हमेशा दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार हूं। आप लोग मुझे फोन करें और फोन पे बात करके अपने मन को हल्का कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर मैं अपने सेशन को एंड करता हूं और मेरे तरफ से आप लोगों को नमस्कार। ओके दोस्तों, चलिए रखता हूं।